तो नमस्ते, मेरा नाम है जुनाक ली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो हिरन प्रेमियों, यह कुछ दिन पहले की बात है कि मैं अपने वीडियो सेक्शन के कमेंट्स को पढ़ रहा था कि मुझे एक काफी इंटरेस्टिंग कमेंट देखने को मिला। तो दक्षिण कोरियाई नागरिक होने के नाते मैंने सोचा कि चलो इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए। वैसे आप लोगों को याद होगा कि कुछ महीने पहले हमारे देश साउथ कोरिया के एक सीरियल ने नेटफ्लिक्स के दुनिया पर धमाल मचा दिया और उसका नाम है स्क्विड गेम। मुझे पता है कि आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा, लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने वो सीरियल नहीं देखा। वैसे कहानी की बात को करेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं उस सीरियल के सिर्फ बैकग्राउंड को ही समझा देता हूं कि एक जगह पे, एक बंद जगह पे कुछ ऐसे लोगों को, विभिन्न लोगों को इकट्ठा किया जाता है जिनके सर पर मिनिमम कुछ करोड़ों के लोन है, और फिर उन लोन कर्जदार लोगों के बीच में एक गेम खिलवाया जाता है और जो अंत तक उस गेम में जीतेगा वो इतने अमाउंट का पैसा हासिल करेगा, इतने अमाउंट का पैसा हासिल करेगा कि उसका बकाया लोन भी सारा चुक जाएगा और वो अपने बाकी की लाइफ ऐश आराम से बिता सकेगा। तो उसके बाद कई मेरे भारतीय दोस्तों ने मुझसे फोन करके यह प्रश्न पूछा कि दक्षिण कोरिया के आम नागरिक जो है, जैसे उस सीरियल के अलावा भी हमारे कई मूवियों में दिखाया गया है कि इतने सारे लोन लेकर क्यों जीते हैं। क्या दक्षिण कोरिया की टेक्नोलॉजी हाई नहीं है? क्या दक्षिण कोरिया एक डेवलप कंट्री नहीं है कि लोगों को लोन लेना पड़ता है? तो आज के इस वीडियो में मैं खुद एक दक्षिण कोरिया नागरिक होने के नाते हमारे समाज में लोन का सिस्टम और उसके सच्चाई और काफी लोग लोन लेने पर मजबूर क्यों होते हैं, इसका सारा खुलासा करने वाला हूं। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी हिरन के। तो सबसे पहले मैं इस कमेंट में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करता हूं। कोरिया के काफी बच्चे एजुकेशन लोन लेने पर मजबूर क्यों हैं? क्या उनके पेरेंट्स उनको स्कूल की फीस नहीं देते? तो देखो, एक्चुअली बात ऐसी होती है कि कोरिया में एलिमेंट्री स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन दिक्कत आती है जब कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में चला जाता है। आप लोगों को पता होगा कि मैंने इंडिया और कोरिया दोनों जगह से यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की है। वैसे कोरिया में अभी भी चल रही है, लेकिन कोरिया में क्या होता है ना, एक सामाजिक प्रॉब्लम यह है कि यूनिवर्सिटी की फीस, एक सेमेस्टर की फीस भारतीय रुपए में, मैं भारतीय रुपए में बता रहा हूं आप लोगों के लिए, एक सेमेस्टर की फीस मिनिमम 1.5 लाख रुपए से शुरू हो जाता है। और 1.5 लाख रुपए तो मैं बहुत कम बता रहा हूं। यहां पे नॉर्मल यूनिवर्सिटी के एक सेमेस्टर की फीस होती है ना, विभाग पर डिपेंड करता होगा, लेकिन यहां पे ज्यादातर डिपार्टमेंट में एक सेमेस्टर की फीस 2 लाख से 3 लाख भारतीय रुपए तक निर्धारित है। और यहां पे 2 लाख से 3 लाख रुपए ज्यादातर घर के एक महीने का खर्च होता है। तो जिनके मम्मी पापा के पास बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा पैसे हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो लोग अपने बच्चे की फीस पूरे 4 साल तक एक साथ भर देते हैं। लेकिन कई लोग जो होते हैं, या तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या तो फिर उससे भी निचले क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये एक बार में 2 लाख 3 लाख रुपए के फीस भरना बहुत बोझ की बात बन जाती है। इसलिए वो लोग अपने बच्चे को बोलते हैं कि बेटा अभी तुम बड़े हो चुके हो, इसलिए हमारे पक्ष की बात नहीं है इतने बड़े पैसे एक साथ जुटाने के, इसलिए तुम प्लीज 4 साल के लिए या तो अपने खुद काम करो या तो फिर एजुकेशन लोन ले लो, जिससे पैसे भर लो और फिर ग्रेजुएट होने के बाद देख लेना। लेकिन मैं दक्षिण कोरिया नागरिक होने के नाते एक बात यह बता देना चाहता हूं कि एजुकेशन लोन जो होता है ना, इससे कोई दिवालिया नहीं होता। एजुकेशन लोन की बात की जाए तो यह सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है और फिर उसका ब्याज दर भी काफी कम रहता है और फिर उसको चुकाने की अवधि भी इतनी लंबी होती है कि अगर बंदा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद 5 से 10 साल तक वो अपना पैसा चुका सकता है। इसलिए एजुकेशन लोन भले कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, मेरा मतलब वैसे एजुकेशन लोन उतने हद तक नहीं चला जाता, उससे कोई दिवालिया नहीं होता, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर उस सवाल के उत्तर दिया जाए तो मेरा उत्तर यह है कि यहां पे कई परिवार की क्षमता ऐसी नहीं है कि अपने बच्चों के लिए 4 साल के उतने ज्यादा पैसे अदा कर पाए। इसलिए उस फैमिली में बड़े होने वाले स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते वक्त सरकार की तरफ से दिए जाने वाले एजुकेशन लोन से अपनी फीस भरते हैं। उसके बाद जब उनकी पढ़ाई समाप्त हो जाती है, जब वो लोग किसी नौकरी में घुसते हैं, किसी कंपनी में काम करने लगते हैं,
तो ज्यादातर 1 या 2 साल में वो एजुकेशन लोन पूरा चुक जाता है, इसलिए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब बात करते हैं जो हमारे स्क्विड गेम जैसे सीरियल में दिखाया गया है, जिनके पास पता नहीं सर पे कहां से लोन ले लिया कि करोड़ों के लोन, करोड़ों के कर्ज अपने सर पे लेकर जीते हैं। ऐसे देखा जाए ना तो कोरिया के समाज में ज्यादातर इतने बड़े कर्ज लेने के, इतने बड़े कर्ज में डूबने के मुख्य 2 रीजन हैं। एक है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल और दूसरा उनका बिजनेस का बंद होना। वैसे क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से शुरू करते हैं। ये सन 1998 की बात है। ये 1997 में थाईलैंड से शुरू होकर, आप लोगों को भी शायद याद होगा कि पूरे एशिया में इतनी तगड़ी आर्थिक मंदी ने पूरे एशिया को झटका दिया कि हमारे कोरिया को भी उसका बहुत बड़ा झटका लगा। और उस झटके से उभरने के लिए उसके 1 साल बाद सरकार की तरफ से यह नीति शुरू की गई कि आप लोगों को तो पता होगा कि किसी देश के इकोनॉमी को कुछ हद तक बूस्ट करने के लिए वहां के अंदर के लोगों को पैसा खर्च करना पड़ता है। यानी कि अगर कोई भी बंदा अपने जेब से पैसा खर्च नहीं करेगा तो उस देश की इकोनॉमी मंदी के मंदी रह जाएगी। लेकिन तब लोगों के पास ज्यादा कैश नहीं थे, तो इस बात को हल करने के लिए सरकार ने क्या नीति निकाली कि पहले क्रेडिट कार्ड को बनाने के इतने सारे शर्तें लगते थे। पहले क्रेडिट कार्ड कोरिया में सिर्फ अमीरों के बस की बात थी। जो अमीर हो, जो ज्यादा पढ़े लिखे हो, जो ज्यादा कमाए, सिर्फ उनकी बस की बात हुआ करती थी। लेकिन उस वक्त क्या कर दिया कि सरकार ने क्रेडिट कार्ड बनवाने की शर्तों को इतना नीचा कर दिया, इतना नीचा कर दिया, और साथ में यह अभियान भी चलाया कि कोरिया नागरिकों तो क्रेडिट कार्ड बनवा के स्मार्ट शॉपिंग करे। जैसे दिल्ली मेट्रो में विज्ञापन चलता है ना, ठीक वैसे ही किया। मेरा मतलब जिनके पास कमाई के कोई साधन नहीं थे, जो स्टूडेंट थे, जो दिवालिया बिजनेसमैन थे, और फिर जो सड़क पे रहते थे, मेरा मतलब उनके लिए भी बिना कुछ देखे बहुत सारे लोगों को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया गया। और आप लोग जानते होंगे कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का अंतर क्या होता है। डेबिट कार्ड में अपने अकाउंट में जितने पैसे हैं सिर्फ उतने में ही आप खर्च कर सकते हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड में अगर आपके अकाउंट में 0 बैलेंस ही क्यों ना हो, आप कर सकते हो अपने क्रेडिट के हिसाब से। लेकिन बात यह आती है कि 1 या 2 महीने बाद आपको वो पैसा पूरा भरना पड़ता है। लेकिन तब क्या हुआ कि ज्यादातर लोगों को डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में काफी अंतर नहीं पता था और लोगों को यह बात ध्यान से समझाई भी नहीं गए। तो अपने हाथ में क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद लोग इतना शॉपिंग करने लगे, इतना शॉपिंग करने लगे कि उसका कुछ पॉजिटिव नतीजा भी देखने को मिला। लेकिन 2 साल बाद जब पैसे वापस देने की बारी आई तो पूरे देश में कहर टूट पड़ा, क्योंकि ससुर के किसी के जेब में इतनी कैश ही नहीं थे कि वो जितना इस्तेमाल किया उतना पैसे भर सके। इतना ज्यादा लोग क्रेडिट लेस हो गए, क्रेडिट लेस हो गए कि, और आप लोग जानते हो कोरिया में क्रेडिट लेस होने का मतलब ये होता है कि आप नॉर्मल कंपनी में जॉब तो नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल कंपनी में जॉब करने के लिए आपके पास अपने नाम का अकाउंट होना चाहिए और अपने पास अपने मोबाइल होना चाहिए। कोरिया में जब किसी को बैंक के रूप से या फिर सरकार की तरफ से क्रेडिट लेस घोषित कर दिया जाता है ना, तो उसके सारे अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं और फिर उसके नाम पर जितने भी मोबाइल रजिस्टर्ड है उसको भी सारा ब्लॉक कर दिया जाता है। और इसका मतलब यह है कि उस बंदे को पैसे कमाने के लिए किसी तीसरे बंदे से, जिसको हिंदी में सूदखोर बोलते हैं, उनका सहारा लेना पड़ता है। और आप लोग जानते हो उनका ब्याज दर कितना होता है, साल दर 40 ब्याज दर। तो ये तो बहुत आम बात है। कई लोगों ने तो ये किया कि साल दर 50% से भी ज्यादा, 100% से भी ज्यादा सूद से उन लोगों से पैसे वसूली लेने की कोशिश की, जिसकी वजह से बहुत बड़ा यह समाज का मुद्दा बन चुका है। और दूसरे प्रॉब्लम की बात करें तो ज्यादातर लोग कोरिया में कर्ज में इसलिए डूब जाते हैं क्योंकि ज्यादातर उनके बिजनेस बंद हो जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जिन्होंने बिजनेस किया है, अपने नाम के कोई दुकान खोली हो, अपने नाम का कोई रेस्टोरेंट खोला हो, उन लोगों को तो पता होगा उसके लिए बहुत पूंजी की आवश्यकता होती है। इतनी पूंजी की आवश्यकता होती है कि ज्यादातर लोग सिर्फ अपने पैसों से अपना व्यापार नहीं खोलते। कई लोग या तो बैंक से लोन लेते हैं और फिर जब बैंक से भी लिया हुआ लोन कम पड़ जाता है तो उसको खोलने के लिए या फिर उसको बरकरार रखने के लिए अपने आसपास के लोगों से भी पैसे उधार लेकर अपने बिजनेस शुरू करते हैं। अगर अच्छा चल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोरिया सरकार के एक सर्वे के अनुसार कोरिया में मतलब जो नए बिजनेस जितने संख्या में खुलते हैं ना, उनमें से 30 साल में वापस बंद होने वाले बिजनेस वालों की संख्या 70% से ज्यादा है। मेरा मतलब उनमें से मात्र 30 लोगों का बिजनेस अच्छा चल पड़ता है और बाकी 70% लोगों का बिजनेस या तो बंद हो जाता है। अगर सिर्फ बंद हो जाता है तो भी कोई बात नहीं, या तो डूब जाते हैं। ज्यादातर उन्हीं लोगों के पास यह प्रॉब्लम आती है कि क्योंकि बैंक से जो पैसे उधार ले रखे थे और फिर अपने आसपास के लोगों से, कैपिटल कंपनियों से जितने पैसे कर्ज के रूप में उन्होंने उधार ले रखे थे, अगर उनके कंपनी
कंपनी, मेरा मतलब उनकी एकमात्र कमाई की साधन बंद हो जाती है ना, तो वो पूरा एकदम सुनामी की तरह उसको झटका देता है, क्योंकि एक साथ उसको पूरा करने की नौबत आती है। मेरा मतलब एक साथ उस लोन को चुकाने की नौबत आती है, और जब वो लोग उस लोन को चुका नहीं पाते तो उनके पास दो रास्ते हैं, या तो क्रेडिट लिस्ट घोषित कर दिया जाओ या फिर पैसे न करने के चक्कर में जेल जाओ। यानी संक्षेप में बता दूं तो कोरिया में आम आदमी के कर्ज के लहरों में डूबने के ये दो मुख्य रीजन हैं। पहला, अपने हद से ज्यादा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना, और दूसरा, अपने चल रहे बिजनेस का बंद हो जाना। मतलब एजुकेशन लोन से कोई दिवालिया नहीं हो जाता, क्योंकि उसको आप 1 या 2 साल तक किसी कंपनी में काम करेंगे वो तो चुक जाएगा, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन क्रेडिट कार्ड के लोन से और फिर अपने बिजनेस बंद होने से लोग अक्सर करोड़ों के लोन के चक्कर में डूब जाते हैं, और फिर उनकी जिंदगी में आगे का नरक शुरू हो जाता है, जिसको हमारे कई सीरियल में, हमारे कई मूवी में दिखाने की कोशिश की है। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस एक वीडियो के माध्यम से भी हमारे देश की एक जानकारी मिल गई होगी। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, क्राइम रहना है और पेट्रोल रहना है। जय साउथ कोरिया और जय हिंद। सबक एक को सीख सबको।